A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? सब बढ़िया। और एग्जाम्स कैसे हुए? सर एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, चलो देखते हैं इस बार क्या स्कोर रहता है आप लोगों का। होपफुली अच्छा ही रहेगा, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ बीइंग योर टीचर। ठीक है ना? हमने लास्ट क्लास में किया था यहाँ पर सेल्स बुक, या जिसको हम बोलते हैं सेल्स डे बुक। इसके अलावा और क्या बोलते हैं सर? सेल्स बुक बोल लो, सेल्स डे बुक बोल लो, सेल्स जर्नल बोल लो। ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न्स बुक। और परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। गुड्स जो हमने क्रेडिट बेसिस पे अर्लियर परचेज किए थे, द गुड्स which were purchased by the business organization earlier on credit basis, if returned by the business organization due to any reason, then such returns will be recorded in purchase return book। जो गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे अर्लियर परचेज किए थे, अगर किसी भी रीजन से वो गुड्स ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कर रहा है, तो ऐसी रिटर्न्स की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में या रिटर्न्स आउटवर्ड बुक के अंदर। देखो ऑन पेज नंबर 12.12 परचेज रिटर्न बुक दे रखी है। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। द बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। There may be various reasons for returning the goods to the suppliers। जब हमने गुड्स किससे परचेज करते हैं? हम सप्लायर से। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न करने के। जैसे मान लो गुड्स हमारे पास डिफेक्टिव आ गए, गुड्स हमारे पास जो हमें सैंपल अर्लियर प्रोवाइड किए गए थे उस सैंपल से मैच नहीं कर रही है क्वालिटी, इस वजह से आपने रिटर्न कर दिए। गुड्स जिस स्टैंडर्ड के हमने डिमांड किए थे उस स्टैंडर्ड के नहीं है तो हमने रिटर्न कर दिए। एक्सेसिव क्वांटिटी सप्लायर ने हमें डिलीवर कर दी। हमने मंगवाए थे 1 लाख यूनिट्स, सप्लायर ने हमें डिलीवर कर दिए 1,20,000 यूनिट्स, और 1,20,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही उसने हमें इनवॉइस इश्यू कर दिया। तो 20,000 यूनिट्स हम रिटर्न करेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट खराब हो गए, डिफेक्टिव गुड्स सप्लायर ने डिलीवर कर दिए। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिन रीजंस की वजह से गुड्स जो हमने अर्लियर क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए थे उनको हम रिटर्न करेंगे। सर अगर गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज किए थे, तो अगर उन गुड्स को भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्या वो भी यहाँ पर परचेज रिटर्न्स बुक में आएंगे? आंसर इज नो। द गुड्स विच वर परचेज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश बेसिस, if such goods are being returned by the business organization, then the return of such goods will be recorded in the cash book। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ जी। तो एक बार इसको रिवाइज करो, रीजंस देखो। There may be various reasons for returning the goods to the suppliers when the goods delivered are not according to the sample, when the goods are not according to the order, or the quality of the goods supplied is inferior, यानी गुड्स की क्वालिटी घटिया है, वो उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के हमने डिमांड किए थे। When the goods are defective or they have been damaged in transit, when the price charged in the invoice is in excess of the agreed price। यानी मान लो हमने 1 लाख यूनिट्स मंगवाई थी और रेट डिसाइड हुआ था पर यूनिट 10 रुपीज, तो 10 लाख रुपीज इनवॉइस में चार्ज होके आना चाहिए था। जबकि जब गुड्स डिलीवर किए और इनवॉइस हमने रीड आउट किया तो देखा 15 रुपीज चार्ज कर रखे हैं और अमाउंट डिमांड कर रखा है 15 लाख रुपीज। अब एग्रीड प्राइस पर यूनिट था 10 रुपीज, सप्लायर आपसे चार्ज कर रहा है 15 रुपीज, तो गुड्स तो रिटर्न करेंगे ही।
या तो सप्लायर को बोलेंगे भाई 10 रुपीज की एग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट के पेपर्स आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, तो या तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप डिलीवर कर दो। और सप्लायर कहता है नहीं मैं तो 10 रुपीज में नहीं दूंगा, तो सिंपल सी बात है हम गुड्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. When the goods have not been delivered in time, गुड्स टाइम से डिलीवर ही नहीं हुए। सर टाइम से डिलीवर नहीं हुए, अरे भाई हमने गुड्स मंगवाए तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम 2 महीने बाद बेचेंगे, हो सकता है हमें भी आगे से। ये है हमारा सप्लायर, हमने इसको कहा था कि भाई जनवरी 1 को हमें माल चाहिए, क्योंकि जनवरी 4 को हमें अपने कस्टमर को ये गुड्स क्या करने हैं, डिलीवर करने हैं। तो सप्लायर ने हमें गुड्स ही कब दिए, जनवरी 5 को, डिलीवर ही जनवरी 5 को कर रहा है, तो हमारी डिलीवरी तो लेट हो गई। हमारा कस्टमर ने मना कर दिया कि भाई अगर जनवरी 4 को आप डिलीवर नहीं कर सकते तो मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। तो इन सच केस अगर जनवरी 5 को गुड्स आते हैं हमारे पास, तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न कर देंगे। हमारा कस्टमर तो गया। तो इफ द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम बाय द सप्लायर, then the goods may be returned by the business organization. बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर देखो 12.13। 12.13 पे कुछ और बातें बताई गई हैं। देखो हमने मान लो 2 लाख रुपीस के गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस परचेज किए, क्रेडिट बेसिस परचेज किए। मान लो हमने मिस्टर एक्स से ये गुड्स परचेज किए, तो याद करो जर्नल चैप्टर जब आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, करते थे या नहीं करते थे? क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिखते थे आप। Yes, sir. अब ये गुड्स अगर किसी भी रीजन से आप रिटर्न कर रहे हो तो एक्स का अकाउंट डेबिट करते थे आप, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ऐसे आप एंट्री पास करते थे। तो मैंने वहां पर भी आपको समझाया था कि along with the return goods a debit note is issued by the business organization। देखो बेटा जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक्स अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि एक्स हमारा हो जाता है क्रेडिटर। अब किसी भी रीजन से अगर ये गुड्स वापस किए जा रहे हैं तो along with the return goods a debit note will be attached। गुड्स के साथ डेबिट नोट हम लगा के भेजेंगे, और डेबिट नोट में हम सप्लायर को ये बोलेंगे कि योर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड बाय अस फॉर ₹40,000 वर्थ ऑफ गुड्स विच आर गोइंग टू बी रिटर्न बाय अस। जो हम रिटर्न कर रहे हैं आपको 40,000 के गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या इंफीरियर क्वालिटी के हैं, वट एवर इज द रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी रीजन से अगर 40,000 के गुड्स हम मिस्टर एक्स को रिटर्न कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स का अकाउंट 40,000 से डेबिट करोगे ना? यस और नो? जवाब तो दो बच्चों। मिस्टर एक्स का अकाउंट 40,000 से डेबिट करोगे, तो डेबिट करोगे तो इन 40,000 के रिटर्न गुड्स के साथ हम मिस्टर एक्स को एक डेबिट नोट भी इश्यू करेंगे, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द रिटर्न गुड्स एंड telling him that his account is now being debited by us for ₹40,000। उसके अकाउंट को अब हम डेबिट कर चुके हैं 40,000 से। यानी हम एक्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई अर्लियर हमने आपसे 2 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से 40,000 के गुड्स हमने आपको रिटर्न कर दिए, इसलिए 40,000 से हम आपका अकाउंट डेबिट कर चुके हैं। नाउ ओनली ₹1,60,000 इज ड्यू टू यू। यानी हम मिस्टर एक्स को अब केवल 1,60,000 रुपीज का फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो जब भी गुड्स जो हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए अगर हम उनको रिटर्न कर रहे हैं तो सप्लायर को रिटर्न गुड्स के साथ एक डेबिट नोट इश्यू किया जाता है। ये जो डेबिट नोट है ये डुप्लीकेट कॉपी में बनाया जाता है, यानी 2 सेट्स बनेंगे। जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट है वो तो हम सप्लायर को हैंड ओवर करेंगे अलोंग विद द रिटर्न गुड्स, और जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेबिट नोट है वो हम अपनी फाइल में मेंटेन करेंगे
टू रिकॉर्ड द परचेज रिटर्न इन द परचेज रिटर्न बुक। यानी डेबिट नोट के बेसिस पे परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम एंट्रीज पास आउट करेंगे। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहां पे हमने पढ़ा था गुड्स जो हमने अर्लियर परचेज की, अगर किसी भी रीजन से वो गुड्स हम फर्दर रीसेल नहीं कर पाते तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट किया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी का पेमेंट किया, उसको हम कर देते हैं क्या, कैंसल। करते हैं नहीं करते? यहां पर Yes, हम sir. गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो जो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का पेमेंट किया, उस एंट्री को रिवर्स करने के लिए इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब देखो फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ऐसा करता हूं फॉर्मेट, चलो यही ठीक है, क्वेश्चन नीचे गिवन है, परचेज रिटर्न बुक। जैसे आपने परचेज बुक और सेल्स बुक में 10-10 कॉलम्स बनाए थे फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अंदर भी परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट में भी 10 कॉलम्स बनेंगे। ये हो गए आपके 10 कॉलम्स। सर डेबिट नोट किसी और रीजन से भी इश्यू किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है, अभी समझाता हूं। ये आ गया डेट का कॉलम, ये आ गया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर और अकाउंट टू बी डेबिटेड। सर सप्लायर का अकाउंट तो क्रेडिट होता है ना बेटा, अभी हम परचेज नहीं कर रहे, हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। जब परचेज रिटर्न करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट, डेबिट करते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम आएगा आपका डेबिट नोट नंबर, फिर आएगा फोर्थ कॉलम लेजर फोलियो, फिफ्थ कॉलम आएगा आपका डिटेल्स का, सिक्स्थ कॉलम आएगा आपका परचेज रिटर्न्स का, सेवंथ कॉलम इनपुट सीजीएसटी, एट्थ इनपुट एसजीएसटी, नाइन्थ इनपुट आईजीएसटी और 10th होगा आपका टोटल अमाउंट कॉलम। अब जिन जिन कॉलम में आपको फिगर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, वहां पर रुपी के साइन दोगे टॉप के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, मैं एक चीज और बता रहा था आपको कि डेबिट नोट जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं तब तो इश्यू करेंगे ही करेंगे सप्लायर को। जो गुड्स आपने क्रेडिट बेसिस पे अर्लियर परचेज किए, अगर किसी भी रीजन से वो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम हमेशा सप्लायर को अलोंग विद द रिटर्न गुड्स डेबिट नोट इश्यू करेंगे। उस डेबिट नोट में हम रीजन भी स्पेसिफाई करेंगे कि किस रीजन से हम इतनी वर्थ के गुड्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। साथ में उसको ये भी बोलेंगे कि जो अमाउंट हमने स्टेट किया है डेबिट नोट के अंदर, उस अमाउंट से हम आपके अकाउंट को हमारी बुक्स के अंदर डेबिट कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डेबिटेड योर अकाउंट बाय ₹40,000 वर्थ ऑफ गुड्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जब वो डेबिट नोट रिसीव करेगा तो उस डेबिट नोट के बेसिस पे वो हमें एक क्रेडिट नोट इश्यू करेगा और उतने ही अमाउंट से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। रिटर्न गुड्स हमारे से ले लेगा और हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि सप्लायर की बुक्स में हम कौन है, डेटर। उसने हमें सेल किए थे ना क्रेडिट बेसिस पे, तो हम तो डेटर हैं। अब मान लो 2 लाख के गुड्स उसने हमें सेल किए थे, 40,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए उसको, तो वो हमें एक क्रेडिट नोट इश्यू करेगा बाय क्रेडिटिंग आवर अकाउंट बाय ₹40,000। बोलो क्लियर यहां तक?
यस सर। अब देखो, डेबिट नोट कई बार इश्यू किया जाता है। मान लो हम हैं सेलर, हम कौन है? सेलर। अज्यूम करो वी आर सेलर, सेलर ऑफ गुड्स। अगर मान लो 1 लाख की वैल्यू के गुड्स हमने किसी को सेल किए और गलती से इनवॉइस में 80,000 रुपीज लिख दिया, गलती से इनवॉइस में 80,000 रुपीज लिख दिया, या फिर इनवॉइस में टोटलिंग करते टाइम हमने रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग कास्टिंग कर दी, 1 लाख की जगह टोटल हमने लगा दिया 80,000 रुपीज, या फिर हमने जब 1 लाख रुपीज के गुड्स हम डिलीवर कर रहे थे तो डिलीवर तो हमने कर दिए 1 लाख के गुड्स ही, लेकिन इनवॉइस में 20,000 के गुड्स के बारे में कोई डिटेल नहीं लिखी, इसलिए इनवॉइस बन गया हमारा 80,000 रुपीज का। उस केस में भी डेबिट नोट हम इश्यू करते हैं। किसको? कस्टमर को। हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि भाई आपको गुड्स तो हमने 1 लाख रुपीज वर्थ की ही भेजी हैं, लेकिन गलती से इनवॉइस में लेसर अमाउंट हमने चार्ज कर दिया, या इनवॉइस की हमने रॉन्ग टोटलिंग कर दी। टोटलिंग के लिए आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो सेकेंड लाइन में फॉर्मेट से जस्ट ऊपर जो छोटा सा पैराग्राफ है, अ डेबिट नोट इज ऑल्सो सेंट व्हेन अ सेल्स इनवॉइस इज अंडर चार्ज होना चाहिए था 1 लाख, आपने चार्ज कर दिया 80,000 बाय मिस्टेक। और अ सेल्स इनवॉइस इज अंडर कास्ट का मतलब है रॉन्ग टोटलिंग। टोटल होना चाहिए था 1 लाख, आपने अंडर कास्ट कर दिया, यानी आपने लेसर अमाउंट का टोटल लगा दिया। बोलो क्लियर? कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, ध्यान रखना इस चीज को। और सम पर्टिकुलर गुड्स आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स इनवॉइस। मान लो 20,000 के कुछ गुड्स थे, वो आपने सेल्स इनवॉइस में लिखे ही नहीं, आप लिखना भूल गए, उस केस में भी हम कस्टमर को डेबिट नोट इश्यू करते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। फॉर्मेट के बारे में मैं समझा देता हूं। डेट कॉलम में आप ईयर, मंथ एंड डेट्स लिखोगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में जिस सप्लायर को आपने गुड्स रिटर्न किए हैं उस सप्लायर का नाम आएगा। सप्लायर का नाम लिखने के बाद नेम के नीचे हम डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न उनके बारे में देखेंगे, कितनी क्वांटिटी हमने रिटर्न की, उनका रेट क्या था, ट्रेड डिस्काउंट क्या था, जीएसटी कितना उसके ऊपर चार्जेबल था, वो सारी चीजें यहां पर तो लिखेंगे डिटेल सारी, और जो फिगर्स लिखेंगे वो लिखेंगे डिटेल्स कॉलम में। मान लो हम एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करते हैं, 5 वॉशिंग मशीन हमने परचेज की थी एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो यहाँ पर उन अगर वॉशिंग मशीन को हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वॉशिंग मशीन ऑफ ₹10,000 ईच। तो 5 वॉशिंग मशीन 10,000 ईच की अमाउंट हम लिखेंगे डिटेल कॉलम में 50,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद डेबिट नोट नंबर कॉलम में अगर क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर दे रखा है तो डेबिट नोट नंबर इस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर लेजर फोलियो ऑलरेडी समझ में पता है आपको, लेजर फोलियो क्या होता है, हमने जर्नल चैप्टर में ही पढ़ लिया था, वही है लेजर फोलियो। ये डिटेल्स कॉलम के बारे में बता दिया। नेट अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे, यानी डिटेल्स कॉलम में जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम बाइफरकेट करेंगे इन 5 कॉलम्स के अंदर, ठीक है। और टोटल अमाउंट कॉलम में परचेज रिटर्न प्लस इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी या परचेज रिटर्न प्लस इनपुट आईजीएसटी, दैट अमाउंट विल बी रिटर्न इन टोटल अमाउंट कॉलम। यानी जिस अमाउंट से हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट आप लिखोगे टोटल अमाउंट कॉलम के अंदर। बोलो जी, फॉर्मेट समझ में आ गया? यस सर। आओ एक क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो ऑन पेज नंबर 12.13। Enter the following transactions in the purchase return book of Govind Traders, New Delhi, assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। सर ये जीएसटी यहाँ पर भी आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था जीएसटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजी सा चैप्टर था और ये आगे भी इसकी लिंकेज रहेगी तो आप लोगों के सिलेबस में। तो ये है आपका गोविंद ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली।
क्वेश्चन वो कह रहा है परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए, तो परचेज रिटर्न बुक मैंने टाइटल दे दिया, चाहो तो आप लिख सकते हो रिटर्न आउटवर्ड बुक भी, वो भी इक्वली करेक्ट होगा। अब क्योंकि ये जर्नल है इसलिए यहाँ पर कोई डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होगा, ठीक है ना सर। कैश बुक भी तो जर्नल होती है, वहां तो होता है, बिकॉज कैश बुक वहां पे डेबिट और क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इसलिए वहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। परचेज रिटर्न बुक इज नॉट अ जर्नलाइज्ड लेजर, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नाम के कोई आइटम नहीं होंगे। अब देखो 2017 हमारा ईयर है, डेट कॉलम में लिखोगे 2017, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। जून 15 को देखो, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर 140। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये फीलिंग आती है कि ये गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए थे और हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज किए होते और उनको हम रिटर्न कर रहे होते तो फिर वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो जाता कैश बुक के अंदर। सर कैश बुक का कैसे पता लगेगा कि कैश बेसिस पे परचेज में थे ये? फिर वो डेबिट नोट नंबर की जगह कैश मेमो नंबर भी देगा, क्लियर है। और कैश मेमो कब होता है? जब कैश बेसिस पे परचेज या सेल होती है तब कैश मेमो इशू किए जाते हैं। तो जून 15 लिखो डेट कॉलम में। सप्लायर का नाम राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली, अंडरलाइन। उसके बाद 20,000 के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, डेबिट नोट नंबर वो बता रहा है 140, नोट नंबर डाल दो 140, अमाउंट है 20,000, डिटेल कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 रुपीज। अब हमें गुड्स की डिटेल नहीं दी, अदरवाइज गुड्स की डिटेल भी हम यहाँ पर लिखते। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 20,000 का 10% 2,000 रुपीज, लेस किया 18,000 रुपीज। अब ध्यान रखना गोविंद ट्रेडर्स भी न्यू दिल्ली का है और राधा कृष्ण एंड सन्स भी न्यू दिल्ली का है, यानी एड CGST एट द रेट ऑफ 6% और एड SGST एट द रेट ऑफ 6%। 1% होता है 180 रुपीज, 6% 1080। यस सर। टोटल अमाउंट 20,160। 160। यहाँ पर टोटल लगाओगे, टोटल लगाने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि नीचे फिर हम दूसरी पार्टीज की जो ट्रांजेक्शन हुई है दूसरी पार्टीज के साथ उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इस 20,160 का बाइफर्केशन करेंगे। 18,000 का तो आपका था परचेज रिटर्न, तो 18,000 तो परचेज रिटर्न के कॉलम में, 1080 CGST और SGST कॉलम में, IGST में कुछ आएगा नहीं, और टोटल अमाउंट 20,160 ये टोटल अमाउंट कॉलम के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। इजी लग रहा है? यस सर। आज वर्कलोड ज्यादा नहीं है आपके ऊपर। इससे पहले जो 2 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं इस चैप्टर के उनको देख लेना, ताकि फिर हम फेस टू फेस क्लास में इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। वो 2 लेक्चर देख लेना आज। उसके बाद है जून 20, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली फॉर ₹50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, डेबिट नोट नंबर है 141, ये भी रिकॉर्ड होगा। तो आ जाओ जून 20, पार्टी नेम है गोपाल सन्स, न्यू दिल्ली, अंडरलाइन कर दो। गुड्स की डिटेल हमारे पास है नहीं, डेबिट नोट नंबर है 141, अमाउंट लिखो 50,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट, यहां पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, और ये ट्रेडर भी क्योंकि न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है
तो एड CGST एड SGST at the rate of 6%, at the rate of 6%. 1% 500 rupees, 6% 3000. Total amount 56,000 rupees. Clear? यस सर 56,000 का बाइफर्केशन, 50,000 तो है परचेज रिटर्न और 3,000 ईच है इनपुट CGST और इनपुट SGST. टोटल 56,000 इन द टोटल अमाउंट कॉलम. आई होप ये होगा क्लियर. लास्ट पॉइंट Yes, देखो, sir. जून 25 का अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस ₹10,000, डेबिट नोट नंबर 145. अब थोड़ा माइंड अपना यूज करो बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा माइंड यूज करो. हमने अलाउंस क्लेम किया है. अलाउंस होती है छूट. छूट हमने क्लेम की, यानी छूट हमने डिमांड की. किसे? रघुवीर प्रसाद से. छूट हम किससे डिमांड करेंगे? अपने कस्टमर से या सप्लायर से? सप्लायर से सप्लायर से डिमांड करेंगे. कस्टमर को तो सर हम अलाउ करते हैं, कस्टमर से डिमांड थोड़ी ना करते हैं. कस्टमर को छूट देने का राइट तो हमारे पास है. कस्टमर को अगर कोई अलाउंस देना है, कोई डिस्काउंट देना है, कोई रिबेट देना है, वो राइट तो हमारा होता है. उसके लिए हम कस्टमर से परमिशन थोड़ी ना मांगेंगे. तो अगर अलाउंस आपने क्लेम किया है तो ये सप्लायर से क्लेम किया है, यानी रघुवीर प्रसाद हमारा सप्लायर है और उससे हमने 10,000 की अलाउंस डिमांड की है और उसके लिए उसको डेबिट नोट नंबर इश्यू किया 145, जिसका नंबर 145 गिवन है क्वेश्चन में. अब सोचो ये अलाउंस हमने क्लेम किया होगा, किस मिस्टेक की बात कर रहा है ये? क्या हमारा जो उसने इनवॉइस इश्यू किया हमें गुड सेल करते टाइम, क्या उसने अंडर चार्ज किया या ओवर चार्ज किया होगा? इनवॉइस को अंडर चार्ज किया होगा या ओवर चार्ज किया होगा 10,000 से जो हम उससे अलाउंस डिमांड कर रहे हैं? सोचो. Over. ओवर चार्ज किया होगा. वेरी गुड आंसर. उसने ओवर चार्ज किया है, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें 10,000 का अलाउंस दो. आपका ये जो इनवॉइस है उसमें मिस्टेक है, आपने 10,000 रुपए हमसे ज्यादा डिमांड कर रखे हैं, इस वजह से हम आपको डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं नंबर 145 और 10,000 रुपीज हम आपसे अलाउंस क्लेम कर रहे हैं. क्या सर यहाँ पे गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं? आंसर इज नो. गुड्स रिटर्न नहीं किए जा रहे. गुड्स रिटर्न नहीं किए जा रहे. तो सर फिर हम परचेज रिटर्न बुक में एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां देखो गुड्स उसने हमें दिए 1 लाख रुपीज के, एग्जाम्पल ऐसे देख लो, और चार्ज कर दिए हमसे 1,10,000 रुपीज. तो गुड्स उसने हमें ज्यादा नहीं भेजे, गुड्स तो वही 1 लाख रुपीज के ही भेजे हैं, लेकिन अमाउंट जो चार्ज किया वो है 1,10,000. इसलिए हम ये जो क्लेम है 10,000 का, अलाउंस जो है 10,000 का, वो क्लेम कर रहे हैं रघुवीर प्रसाद एंड सन से. तो उसके अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ना, डेबिट करेंगे यानी डेबिट नोट नंबर इश्यू करेंगे, डेबिट नोट इश्यू करेंगे. डेबिट नोट इश्यू हमने कर दिया, उसका नंबर है 145, तो लिखेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में ही, और कहां लिखोगे भाई? जब रघुवीर प्रसाद एंड सन्स को, मान लो जब आपने गुड्स परचेज किया, आपने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुवीर प्रसाद एंड सन्स, एंट्री हो गई 1,10,000 से. अब जब हमने गुड्स चेक किए तो देखा कि 1 लाख के ही गुड्स हैं, तो एंट्री क्या करोगे? रघुवीर प्रसाद एंड सन्स टू परचेज रिटर्न ही तो करोगे. यस और नो? तो यस सर जून 25 को एंट्री पास होगी. यहां पर नाम है रघुवीर प्रसाद, और ये भी न्यू दिल्ली के ही हैं, ये पार्टी भी न्यू दिल्ली की है. डेबिट नोट नंबर है 145, अमाउंट है 10,000 रुपीज. एड CGST एड SGST एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%. ये हो गया 600 एंड 600, टोटल हो गया 11,200. 10,000 परचेज रिटर्न में और 600 ईच CGST SGST में, और यहाँ पर आ गया 11,200. बोलो क्लियर है? यस सर नेक्स्ट पेज पे अब कोई क्वेश्चन नहीं है. सर अब क्या हमें करना है?
अब आपको करना है टोटल। अब हमें क्या लगाना है? टोटल। परचेज रिटर्न बुक का हम लगाएंगे टोटल। टोटल लगाने के लिए, हाँ बेटा बोलो। सर ये अंडरलाइन जो आपने किया ये मतलब हर हर क्वेश्चन में करना जरूरी है ना अंडरलाइन तो, या और उसके बाद भी इलस्ट्रेशन एक उसके बाद ट्रांजिशन के बाद? हाँ हाँ बेटा, कर लोगे तो बेटर है, आपको पार्टी नेम हाईलाइट हो जाएगा। और हर मतलब इसके बाद ट्रांजिशन के बाद मतलब जैसे अपन बनाते थे पहले भी एक लाइन खींचते थे ब्लॉक में अलग अलग। नहीं नहीं, वो लाइन नहीं खींचनी यहाँ पर बेटा, हमने यहाँ पर ये लगा दी ना, डिटेल्स कॉलम में ये लाइन ड्रॉ कर दी ना, यानी 20,160 को अब हमने ये 50,000, 3,000 एंड 3,000 से सेपरेट कर दिया। यहाँ पर 56,000 का टोटल ये आ रहा है, ये 11,200, इन तीन फिगर्स का टोटल आ रहा है। ठीक है, अब हमें टोटल लगाना है, तो यहां पर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। यहां पर जून मंथ 30 डेज का होता है, तो जून 30, यहां पे आप लिखोगे टोटल। अब टोटल ध्यान रखना, डिटेल्स कॉलम का कोई टोटल नहीं लगेगा, वहां पर तो आपने सेपरेट टोटल्स लगा रखे हैं। यहां पर देखो 18,000, 50,000 एंड 10,000, 50 प्लस 10 60, 78,000 यहां पर आ गया टोटल। उसके बाद 3 प्लस 1 4,680, 3 प्लस 1 4,680, ये तो सेम ही आना था, आईजीएसटी में कुछ था नहीं। और यहां पर टोटल अमाउंट 60, तो ये आ गया। उसके बाद 1 प्लस 2 360, उसके बाद ये हो गया 0 6 प्लस 1 7 और 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8, 87,360। केवल यहीं के टोटल से सेटिस्फाई मत हो, इस साइड से भी क्रॉस वेरीफाई करो। 78 प्लस 4 82, 82 प्लस 4 86, 87,200, 87,360, ये हो जाता है क्रॉस वेरीफाई। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी बोलते हैं उसको, और एक हमारा टॉपिक बचा हुआ है जर्नल प्रॉपर। वो मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा और चैप्टर हमारा हो जाएगा ओवर। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, कल जब हम मिलेंगे उससे पहले इस चैप्टर की मैंने 2 क्लासेस रिकॉर्ड करा रखी हैं, वो क्लासेस आपको देख के कंप्लीट करनी है। उससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं वो डाउट्स लूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर के बारे में। लास्ट एक बात मैं आपको बता दूं, 2 बुक्स हैं, बिल रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल बुक। ये भी होती हैं सब्सिडरी बुक्स ही, ये भी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में ही काउंट होती हैं, लेकिन ये 2 बुक्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनको डिस्कस नहीं किया गया है। इसलिए उन 2 बुक्स के लिए परेशान मत होना। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. थैंक यू सर। Welcome. सर